दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा नमन के अलग अलग एपिसोड्स में आपने अलग अलग सेगमेंट के लोगों को देखा। आज हम एक ऐसे सेगमेंट के व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्हें देखते ही देशभक्ति की भावना हिलोरें मारने लगती है। अंदर से एक ऐसी भावना आती है कि ऑटोमेटिक सैल्यूट करने का मन करता है ऐसे लोगों को। तो ऐसे एक व्यक्ति हैं कर्नल प्रफुल्ल सिंह, जो भारतीय सेना में पोस्टेड हैं। वर्तमान में होशंगाबाद में बटालियन कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आमतौर पे माना जाता है कि फ़ौज में जो लोग होते हैं वे बहुत सख्त होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, किंतु हम कर्नल साहब से मिल रहे हैं। सख्त तो होंगे ही, कठोर तो होंगे ही, किंतु बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं और चित्रकारी भी बहुत अच्छी करते हैं। तो उनके जीवन के उन सारे पहलुओं से हम रूबरू होंगे आज प्रतिभा नमन के 26वें एपिसोड में। कर्नल साहब मूलतः गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अलग अलग कई जगह आपकी पोस्टिंग रही। आपने ज्वाइन किया था सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में, प्रमोशन लेते हुए आज वर्तमान में बटालियन कमांडर के रूप में होशंगाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं कर्नल साहब से और जानते हैं उनकी अभी तक की सक्सेस जर्नी के बारे में। तो कर्नल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। से पूछना चाहूँगा मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड शुरू से ही फौजी रहा है जी। मेरे दादाजी खुद आर्मी में थे, मेरे पिताजी एयरफोर्स ऑफिसर थे। अच्छा। और मेरा जन्म मिलिट्री हॉस्पिटल में ही हुआ है। अरे वाह क्या बात। तो शुरू से ही हमने फौजी माहौल में पले बड़े, फौजी गाड़ियों में घूमे, फौजी स्कूल में पढ़े, आर्मी स्कूल में पढ़े। तो वहीं से हमारा रुझान फौज की तरफ ज़्यादा रहा। बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहा कि जाना है तो फौज में ही जाना है। अच्छा। और उसके लिए हालांकि पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी रुचि हर चीज़ में बराबर रखी, हर चीज़ पे विश्वास, और हर किसी भी चीज़ को कुछ करना है तो पूरे दिल से करने की कोशिश करें जी। और बिल्कुल बिंदास जीने का जो तरीका होता है फौजियों का, वो शुरू से ही था जी। अपनी मैंने ग्रेजुएशन मैंने किया हरियाणा से, बिकॉज मेरे फादर उस समय एयरफोर्स में दिल्ली में पोस्टेड थे और हरियाणा में उस समय 10+1+3 सिस्टम चलता था। अच्छा। जिसपे एक साल आपका बचता था। 10वीं के बाद प्री यूनिवर्सिटी, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। मैंने बीएससी करी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। अच्छा। और मैं एक साल फेल भी हो गया था बीएससी फर्स्ट ईयर में। अच्छा। लेकिन एक साल जो बच रहा था वो बराबर करते हुए फिर भी मैं 20 साल का होते होते ग्रेजुएट हो गया था। अच्छा। और आर्मी में आने से पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में नेविगेटिंग ऑफिसर था। अच्छा। भारतीय तटरक्षक। अच्छा। उसमें इंटरव्यू डायरेक्ट होता था और ऑल ओवर इंडिया तीन लोगों की सीट थी। ऐसा लगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर हमने सोचा सिलेक्शन तो आदमियों का ही होता है, भेड़ बकरियों का तो होगा नहीं। तो हम पहुंच गए उधर और ऑल ओवर इंडिया में मेरिट में सेकंड था। अच्छा। वो होने के बाद कोस्ट गार्ड में गए, मैं नेविगेटिंग ऑफिसर था कोस्ट गार्ड में, 3 साल मैंने उसमें काम किया। अच्छा, मतलब ज्वाइनिंग आपकी नेवी में हुई? नेवी में हुई। हाँ, वो नेवी समझ लीजिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बोलते हैं। और मैं यंगेस्ट नेविगेटिंग ऑफिसर था उधर। अच्छा। सबसे कम उम्र का नेविगेटिंग ऑफिसर था। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ अच्छा सा नहीं लगा समुद्री सेवा देने में। एक ट्राई मारा कि चलो आर्मी का जो हमारा लक्ष्य था आर्मी का, उसमें दोबारा एग्ज़ाम देते हैं। और कुछ मेहनत, कुछ भगवान की रहमत, सब कुछ होता चला गया। और फिर मैं आर्मी में आके मेरी पहली पोस्टिंग अखनूर में थी एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। अच्छा। वहाँ पे सेकेंड लेफ्टिनेंट मैंने काम किया। फिर वहाँ से मैं पठानकोट गया। पठानकोट के बाद मैंने सियाचिन के लिए ऑप्ट किया। अच्छा। क्योंकि वो हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ऊंचाई में अगर कोई 2 देश लड़ रहे थे उस समय। अभी तो सीज फायर हो गया। हमने कहा हम इधर पे जाके इसका जरा देखेंगे, अगर फौज में आ ही गए हैं तो ये भी देखना चाहिए। -35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। अच्छा। जहाँ पे कि आप ढंग से रह भी नहीं पाते। वहाँ पे ऐसे सॉलिटरी पोस्ट में थे जहाँ एक ऑफिसर 2 जवान।
उसमें 1 साल बिताया हमने। ये कब की बात है? ये थी बात 95-96। अच्छा। और हैवी फायरिंग होती थी, हैवी शेलिंग होती थी। अभी तो हालात बहुत सुधर गए हैं। और उस टेम्परेचर में सबसे पहले अपने आप को बचाना, दूसरा दुश्मन के फायर से बचना, और उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग भी डालना और उनको रोके रखना। ये सारी चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन यंग एज में ये सब कुछ किया तो बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। और वहाँ मैंने पैरा कमांडोज के साथ काम किया। अच्छा। तब मेरे को लगा कि इसमें आना चाहिए जी। उसके बाद मैंने ऑप्ट किया स्पेशल फोर्सेस के लिए, पैरा कमांडोज के लिए। फिर मैं SFF में गया, वहाँ प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे को पैरा में इंडक्ट किया गया। और फिर हमने उधर पे स्पेशल फोर्सेस के साथ काफ़ी ऑपरेशंस किए, जिसमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन थे। ऑपरेशन विजय में लेह में था। अच्छा। हमें मस्को घाटी पे एयर ड्रॉप के लिए भी तैयार रहने के लिए बोला गया था। वो बात अलग है कि वो हुआ नहीं कभी, लेकिन हम लोग उसके लिए तैयार थे। उसके बाद ऑप पराक्रम हुआ, उसमें भी हम राजस्थान लोंगो वाला सेक्टर में डिप्लॉयड थे। तो ये सारी चीज़ें जर्नी होते होते फाइनली मैंने अग्नि मिसाइल यूनिट का मैं एडवाइसी था। जब पहली अग्नि मिसाइल आई आर्मी में, DRDO के साथ काम करते हुए उसका मैंने बेस एस्टेब्लिश कराया था। अच्छा। और उसके बाद मैं प्रमोट हो गया फुल कर्नल के लिए, और मेरे को यूनिट कमांड करने के लिए दी पुंछ में। हाँ, उसमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में काफ़ी अच्छा बटालियन ने किया हमारे कमांड में। और पुंछ में करने के बाद मैं फिर सेंट्रल कमांड लखनऊ में मैं कर्नल DV था, डिसिप्लिन एंड विजिलेंस जो देखते हैं। अच्छा। पुंछ में किस समय रहे आप? पुंछ में मैं था 2009 से लेकर 2012 तक। अच्छा। उस समय के क्या हालात रहे और क्या आपने? अरे उस समय टेररिज्म बड़ा पीक पे था जी। और उसी समय पुंछ में दंगे भी हुए थे। अच्छा। तो हमारी बटालियन एक बटालियन थी जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी पुंछ एरिया को कंट्रोल करने का। परेशानी थी क्योंकि जो मेरे ट्रुप थे वो साउथ इंडियन थे। लैंग्वेज की परेशानी, उनको सर्दी बहुत लगती है, ठंड बहुत, स्नोफॉल उसके आसपास होता रहता है, उसमें भी करते हुए लेकिन उनका मोरल हाई रखा और हमने काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए उधर पे। अच्छा। और काफ़ी हद तक जान माल का नुकसान हमने काफ़ी रोका और अच्छा कंट्रोल था उधर पे। बटालियन ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया। अच्छा। उसके बाद फिर हम लखनऊ आ गए, कर्नल DV डिसिप्लिन एंड विजिलेंस में। एक अलग हिसाब किताब था उधर पे। अच्छा। मतलब यहाँ कमांड करना, वहाँ डिसिप्लिन और विजिलेंस देखना, उसमें था। उसके बाद हम ऑपरेशनल पंजाब में एक RT ब्रिगेड में गन डिप्लॉयमेंट ऑफिसर एज ए डिप्टी कमांडर गए। वहाँ होने के बाद फिर वापस जब ये हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय मैं उधमपुर में था एज ए कर्नल GS आर्टिलरी। सारी गन उस ऑपरेशंस में कंट्रोल वहीं से हो रहा था और मैं कर्नल GS RT, मेरे अंदर ही वो सब गन्स का कंट्रोल था ड्यूरिंग ये स्ट्राइक जो हुई थी उसमें। उसके बाद वहाँ से मेरी मदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए फिर हमने बताया कि अगर पीस एरिया पोस्टिंग मिल जाए तो उनका ध्यान रख पाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप NCC ऑप्ट कर दें तो NCC कई जगह पे है, आपकी पोस्टिंग लखनऊ या आसपास हो सकती है जहाँ उनका इलाज अच्छी तरह हो पाएगा। हमने भी NCC ऑप्ट किया और वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग लखनऊ तो नहीं, इलाहाबाद हो गई। अच्छा। इलाहाबाद पे टेन्योर ख़त्म करके ये अभी मैं सेकंड टेन्योर पे आया हूँ यहाँ होशंगाबाद, क्योंकि दोबारा से मेरे वहाँ पोस्टिंग हो नहीं सकती थी जी। तो उन्होंने मेरे को ये दिया नॉन मिलिट्री स्टेशन। अभी मेरी फैमिली लखनऊ में है, मदर का इलाज वहाँ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, बाकी अभी सब कुछ ठीक है। यहाँ मौका मिला बांसुरी सीखने का जी, तो कुछ नया करना, कुछ सीखना, ये हमेशा ही अच्छा लगता है। तो शुरू से संगीत के प्रति रुझान रहा है कि यहीं आकर रुझान आपका हुआ बांसुरी? संगीत तो बचपन से ही सुनता रहा। हाँ। और मेरे को ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी। कॉलेज में मैं गिटार बजाता था। अच्छा। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े सा ऐसे ही, हाँ, एक आधी ट्यून स्टाइल दिखाने के लिए। हाँ। फिर जब मैं इधर आया तो इधर पे मेरे को दिखा कि बांसुरी सिखाने वाले अच्छे गुरुजन मिल गए। हमने कहा चलो ये सीखते हैं। है मुश्किल है लेकिन उस पर लगे रहे और थोड़ी बहुत बजा लेते हैं अभी। हाँ, बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। आपसे बांसुरी भी सुनेंगे हम। जी बिल्कुल। और चित्रकारी आप करते हैं, बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं। तो चित्रकारी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ था? कैसे उसकी तरफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आपका? इंटरेस्ट बचपन से था, कुछ ना कुछ स्केच करते रहते थे। मैं आपको बताऊं, जब स्कूल या क्लासेस, जब स्कूल में टीचर पढ़ाती थी जी, तो मैं बैक बेंचर था। मैं फ्रंट बेंचर कभी नहीं था, बैक बेंचर था।
मैं अच्छा उनकी ड्राइंग करता रहता था। अच्छा अच्छा और पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा खास मन तो लगता नहीं था। मैं उनकी ड्राइंग करते करते या रेलवे स्टेशन में बैठे कभी इंतज़ार कर रहे हैं तो कुछ स्केच करना शुरू कर दिया। वैसे करते 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 कोई मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। फिर अच्छा अच्छा ऑयल पेंट से करना शुरू किया, क्रेयॉन से करना शुरू किया, ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर वाइट पेंसिल से करना शुरू किया। धीरे 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 करते करते ऐसे बनाना शुरू किया इसको। बहुत बढ़िया। बड़ी अच्छी पेंटिंग भी आप बनाते हैं जी। और भी जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ बहुत सारी क्रिएटिविटी आपकी देखी मैंने। इसके लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं और कैसे अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखते हैं? ऐसा है, समय हर एक के पास होता है जी। जब भी कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ खाना खाया, हाथ मुंह धोया, नहाए, है ना, और दैनिक दिनचर्या करी। इसका मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है। हाँ। समय आपके पास पूरा है, ये एक बहाना है कि हमारे पास समय नहीं है। अगर आप अपने आप को प्लान करें आपके पास बहुत समय है। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सो जाइए और अपना चीज़ों को पहले सुबह सुबह प्लान कीजिए कि मैंने करना क्या है और उसका बिल्कुल और उस प्लान से स्टिक रहिए कि हाँ मैंने इस तरीके से ही करना है। तो आप देखेंगे आपके सारे काम बड़े आराम से हो जाएंगे और कोई हौच पौच नहीं होगा, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपकी दिनचर्या क्या होती है, एक फौजी की दिनचर्या सुबह से शाम तक? जनरली जब आप बटालियंस में होते हैं, प्रॉपर सेंस ये एनसीसी बटालियन है जी, जनरली होता क्या है कि सुबह फौजी उठते हैं 6 बजे करीब, उनकी पीटी होती है 40 से 45 मिनट की, थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उसके बाद ब्रेक हुआ, अपना ब्रेकफास्ट हुआ, देन फर्स्ट फॉल इन 8:30 बजे हो जाता है। 8:30 बजे से लेकर 1:30 या 2 बजे तक आपका जो भी यूनिट में कार्य होता है वो सारे करते हैं। उसके बाद आप लंच के टाइम पे घर आते हैं और फिर 4:30-5 बजे आपका मौसम को देखते हुए गेम्स परेड होता है 1 घंटे का। अच्छा। फिर आप वापस आते हैं। और लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्योंकि एनसीसी है, ये स्टेट के टाइमिंग से चलती है जी, तो 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का ऑफिस रहता है इधर पे। अच्छा। तो यहाँ पे जो कैडेट्स हैं एनसीसी की, उनकी ट्रेनिंग देखना, उनका पेपर वर्क पूरा करना, ये सारा हमारा काम रहता है। बहुत। लेकिन मेरी खुद की दिनचर्या ऐसी है, 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। अच्छा। अपना 5 बजे तक रन वन करके वापस आके हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके 7 बजे तक मैं तैयार हो जाता हूँ। आधा 1 घंटा बांसुरी का रियाज किया, 8 से 9 हमारी क्लास होती है बांसुरी की, वो करके आते हैं जी। थोड़ा बहुत, और ऑफिस का जो काम है वो देखते हैं। 10:30 से 5:30 ऑफिस हो जाता है। उस बीच में लंच ब्रेक के लिए बीच में आ जाते हैं और बाकी शाम का टाइम आपके पास है पूरा। उस समय आपने जो करना है अगर प्लान कर लेंगे सब कुछ भली बातें हो जाता है। बहुत बढ़िया। कर्नल साहब, आप सियाचिन में रहे जहाँ -35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है जी, तो वहाँ का कोई संस्मरण आप सुनाना चाहें? संस्मरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि उस समय आर्टिलरी का फायर आता था हमारे ऊपर और हमारी जो पोस्ट थी वो पाकिस्तान के अंदर जेटिन थी और सिर्फ 1 ऑफिसर और 2 जवान हम लोग थे। और उस समय जब फाइबर ग्लास की हट होती है वो, उसके अंदर आप स्टोव जला के रहते हैं। अच्छा। और अगर टेम्परेचर -35 में रहता है तो आप ना तो शेविंग कर सकते हैं ना नहा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ के पानी पे ही आपने डिपेंडेंट रहना है। 1 कनस्तर भर के अगर आप बर्फ़ निकालोगे तो 2 गिलास पानी हो जाएगा, उतना पी लेंगे, फिर से आपको उतनी बर्फ़ पिघालनी पड़ेगी। और आपको अपना टॉयलेट का बंदोबस्त भी करना है साइड में, ठीक है। और अगर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है और स्नोफॉल हो रहा होता है, और राशन भी हमें अपने आप ही नीचे से लेके आना पड़ता था ऊपर। अच्छा। क्योंकि कोई और बाहर से आएगा नहीं, तो वहाँ पे कोई ऑफिसर जवान या वो कुछ नहीं, सब कुली का काम करते हैं। अच्छा। अगर हमने केरोसिन नहीं लेके आए ऊपर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। उतने में आप गर्माहट के लिए आपको केरोसिन चाहिए, खाने के लिए राशन चाहिए, खाना खुद ही बनाना है आप तीनों ने मिलके। मुझे खाना बनाना आता नहीं था उस समय। अच्छा। तो पोस्ट पे जो रहता है वो खाना बनाता था, मैं रोज अपना सामान लेने जाना। और हम लोग रात को 2 बजे निकल जाते थे नीचे, बर्फ होती थी घुटने से ऊपर तक, और जाते समय crevasses होती हैं, आपको पता होगा। नीचे जाते हैं तो बीच में वो बर्फ फट जाती है और वो 20 मीटर ऐसे, 25 मीटर ऐसे, 30 मीटर ऐसे, और नीचे ग्लेशियर बह रहा है। अच्छा। तो अगर आप फिसल के उसमें चले गए तो आप अंदर चले गए, बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन उसको भी देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो वहां फंस जाए, करते हुए अंधेरे में ही। हाँ। क्योंकि अगर उजाला होगा तो सामने पाकिस्तान है, वो फायर करता था। और फिर बाद में सब कुछ कनस्तर में 20-20 किलो का कनस्तर उठा के आप ऊपर चढ़ रहे हैं बर्फ पे, और टेम्परेचर बहुत कम है,
एयर प्रेशर बहुत कम है। कितने नीचे जाना होता था आपको वहाँ से? तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हम जाते थे और हमको अच्छा। 4 से 5 घंटे लग जाते थे जाने नीचे में? ऊपर करने में, हाँ, दोनों में। हाँ, दोनों में। और उसमें होता क्या है, एयर प्रेशर कम है, आप जोर से बटन बंद कर लें आपकी सांस चढ़ने लग जाती है। अच्छा। और अक्सर आप जब चल रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर रहता है, आपके नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको रुकना है वहाँ पे। उसके बाद स्नो ब्लिजर्ड चल रहा है, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बर्फ़ लग जाती है, सांस चल रही है, गर्म है, बर्फ़ यहीं पे चिपक जाएगी। फिर जैसे ही पहुँचते तो स्टोव के नीचे ऐसे करके धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती है, तो वो बहुत ही टॉर्चरस होता था, लेकिन ठीक है, देश के लिए हाँ, वो भी मंजूर है, वह अच्छा था। जी। अभी बाद में जब सोचते हैं, उस समय कष्ट था, लेकिन लगता था कि हमने ही चूज किया है, तो मोरल मैंने ही हाई रखना था दोनों जवानों का। जी। कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। बाद में हम याद करेंगे तो सोचेंगे हमने वो किया जो किसी ने नहीं किया। बहुत बढ़िया। तो बस वही जज्बा चलता रहा। क्या और अच्छा लगा, ऐसा नहीं था कभी कभी डिप्रेशन में नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं, कब वापस जाएंगे, ऐसा कभी लगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। कर्नल साहब, बांसुरी और चित्रकला, इन दो अभिरुचियों के अलावा और क्या क्या अभिरुचियां हैं आपकी, क्या क्या हॉबीज हैं? एज पर हॉबी तो नहीं कहा जा सकता, मेरा इंटरेस्ट हर चीज़ में है। मेरे को कहीं से भी कोई चीज़ सीखने को मिल जाती है, मैं जरूर सीखता हूँ। अच्छा। जैसे मैं बास्केटबॉल अच्छा खेलता हूँ, बहुत आपने बॉल देखी होगी। हाँ, बॉल रखी और गार्डन टॉयज बनाने का, जैसे कोई विंड मिल हुआ या विंड चाइम की आवाज़ आपको आ रही होगी, ये हो गया। मतलब कुछ ना कुछ नया जो कि अलग सा लगे, कुछ अच्छा लगे, मन लगा रहे, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। अच्छा। तो करता रहता हूँ, कोई हार्ड फिक्स वो नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। कर्नल साहब, हमारे जो युवा फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है जी। जो जाना चाहते हैं उनसे पहले उनके पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, ये सोचना कि फ़ौज में जाना खतरनाक है, खतरा है, अनहोनी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो तो। और जब नहीं होना है तो नहीं होना है। हाँ। जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होना है। तो ये चीज़ तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए। जी। दूसरी चीज़, एक नोबल प्रोफेशन है, आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है, आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी सेट होती है, और आपका शरीर आपके साथ रहता है, और ऐसी चीज़ें फ़ौज आपको सिखाती है जो कि आप कहीं नहीं सीख सकते। जी। आपको ऐसा एनवायरनमेंट देती है जो कि अच्छों को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं फ़ौज के बारे में, और आपको लिमिटेड संसाधन के अंदर अच्छे से अच्छा कैसे जीना है ये सिखाती है आपको। बहुत बढ़िया। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, आप अपने अंदर 2 चीज़ें जरूर रखिए। जी। सबसे पहला, आपका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का ही नहीं है, आप कैसे किसी से कम्युनिकेट करते हैं, लिखने में भी आप अच्छे हों, आपका पहनावा ऐसा हो जिससे आपको कम्युनिकेशन आपका हो कि हाँ, ये किस किस्म का व्यक्ति है। जी। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस पर अगर आप शुरू से ही ध्यान देंगे तो ही होगा। दूसरी चीज़, आपको करेजियस, यानी कि आपका दिल बड़ा मजबूत होना चाहिए। करेजियस मतलब ये नहीं कि दुश्मन की गोली के आगे आके खड़े होने वाले। करेजियस मतलब ये, अगर आप गलती आपने की है तो एक रिक्शे वाले के सामने पैर छू के भीड़ के सामने माफ़ी मांगने की हिम्मत रखनी है। हिम्मत आदमी बहुत होनी चाहिए। अगर आप में ये 2 चीज़ें हैं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, और दूसरा हिम्मत, जी, कि हर तरह की हिम्मत आपके अंदर हो, इन चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है, और ये आराम से हो जाती हैं। ये 2 चीज़ें आपके पास हो, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ जानने को मिला। धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं चलते चलते मुझे याद आ गई है, आपने एक बार एक अजगर वाला कोई संस्मरण सुनाया था अपना। हाँ। वो जरूर दर्शकों को सुनाइए। एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस था आपका। एक हमारा मित्र है अविनाश करके जी, वो सांप पकड़ने में फौजी हैं, वो भी सांप पकड़ने में बड़े इंटरेस्टेड है और उन्होंने तरह तरह के सांप पकड़े हुए हैं। एक्चुअली हमें कमांडो कोर्स में पकड़ना सिखाते हैं। अच्छा। लेकिन उसको जनरली लोग बाद में छोटे सांपों के ऊपर होता है, जैसे कोबरा ओबरा छोटे मोटे सांप वो पकड़ लिया। तो एक दिन शाम को रात को हम पार्टी से वापस आ रहे थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। तो उसने कहा सांप है उधर पे। कहाँ की बात है ये? क्या नाम है, उधमपुर के जंगलों की बात है। अच्छा।
तो हमने कहा कि होगा, मैंने कहा छोटा होगा तो पकड़ूंगा। मैंने कहा अभी इस समय तब तक देखा जैसे उसने खींचना शुरू किया, वो अच्छा खासा अजगर था। अच्छा। अभी हम उसने खींचना शुरू किया और मैंने पीछे होना शुरू किया, क्योंकि छोटे मोटे सांप में तो कोई परेशानी, अजगर, और वो बचपन से उसको सांप पकड़ने का शौक था। उसने अजगर को खींचना शुरू किया और अजगर ने उसको लपेटना शुरू किया। अच्छा। अब हम ही दोनों थे। अब उसने बताया कि मेरे को इसको जल्दी से निकाल, नहीं तो मेरे को ये बिल्कुल लपेट लेगा अच्छी तरह से। अब डर तो लग ही रहा था, मैं उसको अजगर को हटाऊं और अजगर इधर से उसे पकड़े, उसे यहाँ से खींचे। किसी तरह कर करा के बड़ा मतलब मशक्कत करके तकरीबन हमें 40 से 45 मिनट लगे उस अजगर को काबू करने के लिए। और बस वो था कि उसके मुंह के आसपास नहीं जाना, नहीं तो वो काटता बहुत बुरी तरीके से। खैर ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमें निगल नहीं पाता, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचाता। नुकसान पहुंचाता है। उसको करके बोरी वोरी में भर के किसी तरह हम लेके आए, और जब तक बैठे सुस्ता रहे थे तब तक खटाक करके आवाज़ आई। बोला क्या हुआ? देखा तो वो बक्सा खोल के अजगर फिर बाहर। क्या बात। अब वो फिर बोला ये लौट के आएगा, टॉर्च देख के दोबारा वही इंसिडेंट, लेकिन इस बार तो अजगर थका हुआ था थोड़ा। उसको पकड़ के लेके आए, बड़ा ऐसा लगा वो तो बताया था ऐसी मजाक में उसको, तो मतलब वो भी एक इंसिडेंट था। बहुत हो जाता है ऐसा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह की लाइफ होती है कमांडोज की, फौजियों की। आपको आज के इस इंस्पायरिंग इंटरव्यू में सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों को भी जय हिंद। जय